रहा होगा और आप ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आज जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं वो कौन सा है? पादप जगत। ठीक है, क्या बात पढ़ने वाले हैं हम लोग? पादप जगत या प्लांट किंगडम। अब जो आर.एच. विटेकर थे, ठीक है ना, आर.एच. विटेकर ने सभी जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? 5 जगत में। उसमें से हम कौन से जगत की बात करेंगे? पादप जगत की। सही बात। अब देखो बच्चों, पहली चीज याद रखनी है, जब हम पादप जगत की बात करते हैं, ठीक है, पादप जगत में हम लोग किसकी बात करेंगे? 2 प्रकार के पादपों की बात करते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरे कौन से आते हैं बच्चों? फैनेरोगैम्स। सही बात। जब हम पादप जगत की बात करते हैं तो पादप जगत में क्या बात करेंगे? एक क्रिप्टोगैम्स की, दूसरे फैनेरोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे पादप हैं जिनमें बीज और पुष्प नहीं होते। तो जिन पादपों में बीज और पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैम्स। और जिन पादपों में बीज उपस्थित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? फैनेरोगैम्स। सही बात। देखो बेटा, ये क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स हैं, इसमें उदाहरण जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से चीजें याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्रिप्टोगैम्स तो वो हो गए ऐसे पादप जिनमें क्या नहीं मिलेगा? बीज और पुष्प नहीं मिलेंगे। फैनेरोगैम्स वो हैं जिनमें बीज उपस्थित होगा। अब क्रिप्टोगैम्स की अपन बात करें तो क्रिप्टोगैम्स में अपने पास 3 प्रकार पढ़ते हैं अपन। कौन कौन से? हम पढ़ते हैं यहां पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं बच्चों? क्रिप्टोगैम्स में हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। जबकि फैनेरोगैम्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी। सही बात। फैनेरोगैम्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सही बात। अब सुनो, ये जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में हमारे पास एल्गी भी आता है और कवक भी आता है। सुन लो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। थैलोफाइटा, सुन लो, थैलोफाइटा का मतलब होता है, थैलोफाइटा का मतलब ऐसे जीव जिनकी मुख्य काय तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। अब इसमें वैसे तो अपन ने एल्गी, शैवाल भी जोड़ी है और कवक भी जोड़ा है, लेकिन याद रखना पादप जगत जो आर.एच. विटेकर ने दिया था उसमें किसको स्थान नहीं दिया गया? कवक को पादप जगत में स्थान नहीं दिया गया है, याद रखना। ठीक है, तो अगर सीधा क्वेश्चन आता है कौन सा थैलोफाइटा है जिसे पादप जगत में स्थान नहीं दिया, ठीक है, क्या बात हो, सवाल क्या आएगा? आपको ध्यान रखना है, ऐसा थैलोफाइटा जिसे पादप जगत में स्थान नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या करेंगे? कवक। तो फंगाई या कवक को किसमें स्थान नहीं दिया गया? पादप जगत में स्थान नहीं दिया गया है। सही मतलब, तो याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा थैलोफाइटा है जिसको पादप जगत में स्थान नहीं मिला। सही बात, क्लियर है ये चीज? अब देखो भाई, क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी या शैवाल की। अब देखो भाई, प्लांट किंगडम ऐसी चीज है जिसमें बेसिकली आपको चीजें याद रखनी है, और चीजें याद कब रख पाओगे? जब चीजों को आसान बनाओगे। ठीक है, तो क्या क्या बिंदु, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक एक करके आसान से देखते हैं। सबसे पहले अपन एल्गी की बात करते हैं। तो हमेशा जब भी आप रिवीजन कर रहे हो क्रैश कोर्स का, बुलेट पॉइंट्स बनाओ या फ्लो चार्ट बनाओ। लंबे लंबे पॉइंट्स लिख के आप चीजों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम आती है, आप सिंपल फ्लो चार्ट से चीजों को रिवाइज करना सीख लेना। अब कैसे? सुनो, सबसे पहले बात करता हूं मैं शैवाल की।
ठीक है, एल्गी की। अब पहला प्रश्न आ सकता है कि जो आरएच विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है, तो आरएच जगत या आरएच विटेकर द्वारा जो 5 जगत दे रखे हैं, उनमें से शैवाल को कितने जगत में स्थान दिया गया है भाई? बताओ तो मुझे। एल्गी को 5 जगत के आधार पर बताना है। 5 जगत के आधार पर शैवाल को कितने जगत में रखा गया है? बताओ तो। ठीक है, बताओ तो। 5 जगत के आधार पर शैवाल को कितने जगत में स्थान दिया गया है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा सीधा क्वेश्चंस बता रहा हूं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, शाबाश। शैवाल को 3 जगत में स्थान दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल मनीष जी, ओम प्रकाश, प्रीति, बहुत बच्चों, शाबाश, बढ़िया। कौन कौन से 3 जगत याद रखना? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और पादप जगत। बिल्कुल सही। तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर शैवाल को कितने जगत में स्थान दिया गया है? 3। बिल्कुल। कौन कौन से? देखो, मोनेरा जगत में किसे? नील हरित शैवाल को। मोनेरा जगत में किसे? नील हरित शैवाल को। प्रोटिस्टा में किसे? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल। जो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा जगत बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जो भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल है, अगर शैवाल यूकैरियोटिक है और उसके साथ साथ एक कोशिकीय है, तो उसको किसमें स्थान दिया गया है? प्रोटिस्टा में। और पादपों में हमारे पास हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना कि शैवाल को कितने जगत में स्थान दिया गया है, और मुख्य प्रोटिस्टा है। जितनी भी यूकैरियोटिक शैवाल हैं, यदि वो एक कोशिकीय हैं, तो उसे किसमें रखा जाता है? प्रोटिस्टा। इसका मतलब अभी अपन यहां पर पढ़ेंगे हरित शैवाल। हरित शैवाल में अपन क्लोरेला पढ़ते हैं, क्लमाइडोमोनास पढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक गलती क्या करते हैं कि क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास हरित शैवाल हैं, और क्लोरेला क्लमाइडोमोनास हरित शैवाल है, इसलिए इसको अपन 5 जगत में स्थान दे देते हैं। 5 जगत में, पादप जगत में। लेकिन याद रखना है, आरएच विटेकर के अनुसार क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास हरित शैवाल तो हैं, लेकिन एक कोशिकीय शैवाल है, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल होने के कारण 5 जगत के आधार पर उनको प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया है। क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास हरित शैवाल हैं, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर उनको स्थान किसमें दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत में, क्योंकि वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल है। ठीक है, तो ये तो पहला बिंदु हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा बिंदु आ जाओ। शैवालों में तो सबसे पहले शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करें। सिंपल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखना है। शैवालों की कोशिका भित्ति में आपको क्या मिलेगा? पादपों में रखा जाएगा तो सेल्यूलोज तो है ही, सेल्यूलोज के साथ साथ गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट लक्षण जो शैवाल में याद रखना है वो है कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज है, गैलेक्टेंस है, मैनन्स है, और अकार्बनिक तत्व कौन से होंगे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स। सही बात, ये हो गया भित्ति की बात। नेक्स्ट लक्षण आ जाओ। भित्ति हो गई 5 जगत के आधार पर। दूसरा, बिल्कुल नेक्स्ट लक्षण, नेक्स्ट लक्षण याद रखना है कि यह किसका उदाहरण है? थैलोफाइटा का। ठीक है, किसका उदाहरण है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या है? इनकी मुख्य काय थैलस है, और मुख्य काय थैलस का मतलब जो तने, पत्ती और जड़ों में विभेदित नहीं होती।
सिंपल यार ना बेटा, मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, साथ साथ बनाते रहना, या पीडीएफ ये ले लेना, सारा रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मुख्य काय क्या है? थैलस, यानी तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होगी। सही बात है। इसके साथ साथ अधिकांश शैवाल, आपको याद रखना है, अगुणित होती है। अधिकांश शैवाल क्या होगी? अगुणित। कोई अपवाद ध्यान में है क्या भाई? बताओगे क्या कोई अपवाद? ऐसी कोई शैवाल जो अगुणित नहीं होती? बताएगा कोई? बिल्कुल सही, फ्यूकस। फ्यूकस अपवाद है, क्योंकि वो कैसी शैवाल है? द्विगुणित या डिप्लॉइड शैवाल है। बाकी सभी शैवाल अधिकांश क्या होंगी? अगुणित। लेकिन अपवाद कौन सा याद रखना है? फ्यूकस, क्योंकि वो डिप्लॉइड शैवाल है। सही बात है। नेक्स्ट लक्षण आ जाओ। थैलोफाइटा अपन ने देख लिया। अब ये जो शैवाल है पादप जगत में, इनमें संवहनीय उत्तक नहीं होते। तो संवहनीय उत्तक नहीं होते, इसका मतलब ये क्या होती हैं? असंवहनीय या नॉन वैस्क्यूलर। ठीक है, असंवहनीय या नॉन वैस्क्यूलर का मतलब क्या हो गया भाई? कि इनमें संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय उत्तक नहीं होंगे, तो असंवहनीय है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो युग्मनज बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना। इनमें जो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज बनते ही मियोसिस दर्शाता है। क्या होगा भाई? सामान्य रूप से क्या होता है? सामान्य रूप से जो युग्मनज है, वो युग्मनज क्या करता है? विकसित होता है और भ्रूण बनाता है। लेकिन शैवाल में जो युग्मनज है, वो बनते ही सीधे मियोसिस दर्शाता है। और मियोसिस दर्शाता है, इसलिए भ्रूण का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होगा? शैवालों में भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो सुन लो भाई, क्या क्या लक्षण ध्यान में रखने हैं वापस इस चार्ट से। 5 जगत के आधार पर स्थान मैंने कहां दे दिया वो बता दिया। भित्ति किससे बनी हुई है ये बता दिया। थैलस थैलोफाइटा का उदाहरण है। अगुणित हैं जिसमें अपवाद ध्यान में रखना है। संवेदनीय उत्तक नहीं होंगे, असंवेदनीय हैं। और युग्मनज भ्रूण का विकास नहीं करता, युग्मनज के स्तर पर सीधे मियोसिस होता है, बिल्कुल जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं इसे, और इसलिए भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। यानी ये किसका उदाहरण हो गई शैवाल? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। सही बात, क्लियर इतनी चीज, ये तो याद ही है। नेक्स्ट लक्षण क्या याद रखना है? एल्गी में जनन। ठीक है, अब जनन जो है इनमें 3 प्रकार से हो सकता है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब एक चीज मुझसे पचाओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब देना। मुझे आप बताओ कौन सी ऐसी शैवाल है, ठीक है, कौन सी ऐसी शैवाल होगी एल्गी जिसमें लैंगिक जनन नहीं होगा? बताओ तो मुझे, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब दो। कौन सी ऐसी शैवाल है, कौन सी ऐसी शैवाल है जिसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा? तो कैसे आंसर करोगे? ठीक है देवेंद्र जी, आप इंक को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं। ठीक है, कर दिया बेटा। कौन सी ऐसी शैवाल होगी जिसमें लैंगिक जनन नहीं होगा? बताओ तो। ठीक है, कायिक जनन हमारे पास ठीक है, बताओ भाई।
याद रखना। अब देखो भाई क्या लॉजिक अपनाओगे इसमें, ऐसी शैवाल, अरे क्या कर रहे हो यार सब, ना 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 ना। अब सुन लो क्या बड़ी गलतियां करते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक गलतियां करते हो। सुन लो, बुद्धि जी ने एक जवाब सही आया है मेरे पास अभी तक, बिल्कुल सही, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। सुन तो लो, जो यूकैरियोटिक शैवाल है, आपको अंतर ध्यान है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का प्रमुख अंतर होता है कि प्रोकैरियोट्स में लैंगिक जनन नहीं देखा जाता। क्या बात कर रहा हूं मैं? जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। तो यदि प्रोकैरियोट्स में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं हो रहा, तो कौन सी शैवाल प्रोकैरियोटिक होती है भाई? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आता है कि लैंगिक जनन किस में नहीं होता वास्तविक, तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। और कौन सी शैवाल प्रोकैरियोट्स है? नील हरित शैवाल। ठीक है, तो कौन सी शैवाल आ जाए आपके पास, और शैवाल भी लिखा नहीं होगा आपके पास कि नील हरित शैवाल है, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्पाइरुलिना किसका उदाहरण है? नील हरित शैवाल का। नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, ये सब किसके उदाहरण हैं? नील हरित शैवाल के। ये सब प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा। सही, चलो ध्यान रखना। तो कायिक जनन जो होता है शैवालों में मुख्य रूप से किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा या खंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन याद रखना है, अलैंगिक जनन में किसका निर्माण होगा बच्चों? बीजाणु का। और मुख्य रूप से कौन से बीजाणु होते हैं? चल बीजाणु। मुख्य रूप से कौन से बीजाणु पाए जाते हैं शैवालों में? जूस्पोर्स। ठीक है, मुख्य रूप से तो चल बीजाणु हैं, कुछ क्या हो सकते हैं? अचल बीजाणु भी हो सकते हैं। और अचल बीजाणु को हम क्या कहते हैं? ए प्लानोस्पोर्स, है ना। जिन बीजाणु में फ्लैजिला लगा होता है, जिन बीजाणु में फ्लैजिला लगा होता है, जो गतिशील होते हैं, उन्हें तो कहते हैं चल बीजाणु। और जो अगतिशील होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ए प्लानोस्पोर्स, अचल बीजाणु। सही बात। लैंगिक जनन बिल्कुल आप लोगों को मालूम ही है, लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। समयुग्मी यानी आइसोगेमस, विषम युग्मी यानी अनाइसोगेमस, और अंड युग्मी जिसे कहते हैं ऊगेमस। सही बात। लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है, समयुग्मी, विषम युग्मी, अंड युग्मी। समयुग्मी का मतलब है नर और मादा युग्मक एक समान हैं। विषम युग्मी का मतलब नर और मादा युग्मक जो हैं वो असमान हैं। और अनाइसोगेमी का एक विशिष्ट रूप होता है अंड युग्मी। अंड युग्मी में नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ी और अगतिशील होती है। सही बात। इसमें उदाहरण याद रखना, आइसोगेमस में 2 उदाहरण, क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा याद रखना है आइसोगेमस में। उसमें क्या याद रखोगे? क्लमाइडोमोनास में गतिशील युग्मक हैं। गतिशील युग्मक किसमें होंगे? क्लमाइडोमोनास में। और अगतिशील युग्मक किसमें होंगे? स्पाइरोगायरा। नीट में क्वेश्चन आ चुका है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो समयुग्मी के उदाहरण मैंने लिखा दिए, क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लमाइडोमोनास में गतिशील युग्मक होगा और स्पाइरोगायरा में अगतिशील युग्मक होंगे। सही बात। ऊगेमस में उदाहरण, ऊगेमस में फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, ये प्रमुख उदाहरण किसके हैं? ऊगेमस के। ऊगेमस में याद रखना, क्या क्या याद रखोगे भाई? फ्यूकस और वॉल्वॉक्स जो है वो ऊगेमस है। नर युग्मक छोटा और गतिशील होगा, मादा युग्मक बड़ी और अगतिशील होगी। सही बात है भाई।
तो क्लियर है बिल्कुल चीज। अपन ने शैवाल की बात की है और शैवाल में जनन की बात कर ली है। क्लमाइडोमोनास जो है उसमें आइसोगेमस भी होगा बच्चों और एनाइसोगेमस भी। क्लमाइडोमोनास की काफी जातियां होती हैं। क्लमाइडोमोनास की कुछ जातियां आइसोगेमस भी होती हैं और कुछ जातियां जो हैं एनाइसोगेमस भी होंगी। तो क्लमाइडोमोनास की कुछ जातियां समयुग्मी भी दर्शाएंगी जनन और असमयुग्मी यानी विषम युग्मी यानी अनाइसोगेमस भी दर्शाएंगी। सही बात। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? शैवाल की। सामान्य लक्षण शैवाल देखें अपन ने। अब सुनो, शैवाल जो है वो 3 प्रकार की है। कहां पर? पादप जगत में। कौन से 3 प्रकार की है भाई? लाल शैवाल, हरित शैवाल, भूरी शैवाल। लेकिन इन शैवालों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है ना? आपको सब याद रखना है कि यह वर्गीकरण किस आधार पर होगा। तो शैवालों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस आधार पर है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर। मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर किसका वर्गीकरण किया जाता है भाई? शैवाल का। तो आपको याद रखना है पहली चीज तो मुख्यतः किस आधार पर है भाई? यहां पर प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। हां, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर तो मुख्य रूप से वर्गीकरण होता है, लेकिन उसके साथ साथ संचित भोजन, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। याद रखना, मुख्य रूप से तो कौन सा वर्णक है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर वर्गीकरण है, लेकिन उसके अतिरिक्त और कौन किन किन लक्षणों पर वर्गीकरण होगा? संचित भोजन, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला के प्रकार। ठीक है। अब देखो भाई क्या क्या है हमारे पास। अब मैंने क्या किया यहां पर, अगर ठीक है, मैंने क्या कर लिया यहां पर, यहां मैंने ले लिया हरित शैवाल। ठीक है, हरित शैवाल जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। भूरी शैवाल या जिसे कहेंगे ब्राउन एल्गी। और लाल शैवाल या जिसे हम क्या कहेंगे? रेड एल्गी। ठीक है, तो 3 शैवाल अपन ने ले ली। अब किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है, वो लक्षण हम यहां पर देख लेते हैं। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले वर्णक ले लेते हैं। तो वर्णक हरित शैवाल में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए और बी। भूरी में मिलेगा ए और सी। लाल में मिलेगा ए और डी। इसी क्रम से याद रखना, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक है। हरा रंग तो है, हरा रंग तो हमको पता है क्लोरोफिल के कारण है। भूरा रंग, इनमें भूरा रंग किस कारण आता है? फ्यूकोजैंथिन के कारण। सही बात। भूरा रंग किस कारण है भाई? फ्यूकोजैंथिन के कारण। और यहां पर जो लाल रंग है वो किस कारण है? फाइकोएरिथ्रिन के कारण। तो लाल कलर लाल शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन के कारण है और फ्यूकोजैंथिन भूरा रंग का कारण क्या है? फ्यूकोजैंथिन भूरी शैवाल में। ये तो वर्णक की बात कर ली। वर्णक के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? संचित भोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संचित भोजन याद रखना है। संचित भोजन हरित शैवाल में तो क्या होगा? स्टार्च। भूरी शैवाल में क्या होगा? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। और लाल शैवाल में क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च।
सही बात। तो आपको हरे शैवाल में संचित भोजन स्टार्च हो गया, भूरी शैवाल में लैमिनेरिन और मैनिटोल हो गया, और लाल शैवाल में फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। ठीक है, फिर आता है कोशिका भित्ति। अब देखो भित्ति में क्या चीज है, भित्ति में सभी में सेल्यूलोज है। आज एक चीज याद रखना, सेल्यूलोज जो है वो सभी की कोशिका भित्ति में है। हरी में भी है, भूरी में भी है, लाल शैवाल में भी है, तीनों में सेल्यूलोज है। फर्क क्या है, सुनो। फर्क है यहां पर, इसमें सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन मिलेगा, इसमें सेल्यूलोज के साथ एल्गिन मिलेगा, और इसमें सेल्यूलोज के साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, याद रखना भाई, तीनों के अंदर या तीनों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तो मिलेगा ही। अंतर कहां से आ गया, पेक्टिन हरित शैवाल, एल्गिन भूरी शैवाल, पॉलीसल्फेट एस्टर्स लाल शैवाल। सही बात। फिर आखिरी में नेक्स्ट लक्षण हम क्या बात करते हैं, फ्लैजिला की। अब फ्लैजिला में आपको ध्यान में रखना है, हरित शैवाल में 2 से 8 होते हैं, सभी के सभी इक्वल होंगे। भूरी में 2 होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। और किसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, लाल शैवाल में। याद रखना, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि भाई कौन सी ऐसी शैवाल है जिसमें अचल बीजाणु है, कौन सी ऐसी शैवाल है जिसमें अगतिशील युग्मक है, कौन सी ऐसी शैवाल है जिसमें अगतिशील बीजाणु है। अगतिशील बीजाणु, अगतिशील युग्मक, ये प्रश्न आते ही जवाब क्या कर देना, लाल शैवाल या रेड एल्गी। लाल शैवाल में फ्लैजिला नहीं मिलता, इसका मतलब अगतिशील युग्मक आए, अगतिशील बीजाणु आए, आप आंसर क्या कर दोगे, लाल शैवाल। क्या आंसर कर दोगे भाई, लाल शैवाल। सही बात। अच्छा, आवास भी याद रखना है, तो सारे जलीय, सारी शैवाल कहां मिलती है, जल में मिलती है, सारी एक्वेटिक या जलीय है। अब जल तो शुद्ध प्रकार का भी, शुद्ध जल भी होता है और लवणीय जल भी होता है। सही बात। तो याद रखना, जो हरित शैवाल हरित शैवाल जो है वो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में मिलती है ना। हरित शैवाल जो है वो समान रूप से क्या मिलती है, हरित शैवाल शुद्ध और लवणीय जल में मिलती है। अब भूरी शैवाल और लाल शैवाल प्रमुख रूप से, है ना, भूरी शैवाल और लाल शैवाल प्रमुख रूप से लवणीय जल में मिलेगी। सही बात। हम कहते हैं ना वो समुद्री खरपतवार होती हैं, सीवीड्स, तो समुद्री खरपतवार या सीवीड्स में क्या शामिल होते हैं, भूरी शैवाल और लाल शैवाल शामिल होते हैं। ठीक है, तो लवणीय जल में पाई जाने वाली प्रमुख शैवाल कौन सी होंगी, भूरी और लाल। और शुद्ध और लवणीय जल दोनों में कौन सी शैवाल पाई जाएगी, हरित शैवाल पाई जाएगी। हां, आपसे एक और चीज पूछ लें, ऐसी शैवाल जो समुद्र की सतह पर और गहराई दोनों में मिले। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ ले भाई कि जो ऐसी शैवाल बताओ जो समुद्र की सतह पर और गहराई दोनों में मिले। तो गहराई में मिलने वाली शैवाल कौन सी होगी, लाल शैवाल। टेक्निकल टीम प्लीज चेक कीजिए, कमेंट्स दिखने बंद हो गए हैं मुझे। तो लाल शैवाल याद रखना एक ऐसी शैवाल है जो सतह पर भी मिलेगी समुद्र के, और सतह के साथ साथ गहराई में भी पाई जाएगी। तो समुद्र की गहराई में प्रमुख शैवाल जो मिलेगी वो कौन सी है बच्चों, लाल शैवाल। ठीक है, आ जाओ चलें आगे। ठीक है बच्चों, चलो अपन ने सामान्य लक्षण तो देख लिए, अब विशिष्ट लक्षणों की बात करें।
ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट लक्षण। और ये विशिष्ट लक्षण हमेशा शैवालों को पहचानने में आएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले अपने पास कौन सी आ गई है? हरित शैवाल। हरित शैवाल के तो सारे सामान्य लक्षण अपन ने देख लिए। वो वर्णक कौन से हैं, संचित भोजन कौन से हैं, कोशिका भित्ति कैसी है, फ्लैजिला कितने हैं, और शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाएंगे। सामान्य लक्षण देख लिए। विशिष्ट लक्षण जो आपको हरित शैवाल में याद रखने हैं, कैसे? आपको सबसे पहले याद रखना है कि सभी शैवालों में से सबसे विकसित शैवाल कौन सी है? हरित शैवाल। ठीक है, सबसे विकसित लक्षण, सबसे विकसित शैवाल कौन सी है? हरित शैवाल। अब सबसे विकसित क्यों? तो विकास जो होता है, जैव विकास की हम बात करते हैं या कम विकसित या अधिक विकसित की बात करते हैं, यह वर्णकों के आधार पर। हरित शैवाल के जो वर्णक हैं वो क्लोरोफिल ए और बी हैं, और क्लोरोफिल ए और बी सभी उच्च पादपों के वर्णक हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सभी में मुख्य वर्णक कौन से हैं? ए और बी। तो उच्च पादपों के समान वर्णक किस में मिलते हैं? हरित शैवाल में। इसलिए यह सबसे विकसित शैवाल है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, अब विशिष्ट लक्षणों में क्या ध्यान रखोगे? विशिष्ट लक्षणों में इनमें 2 या 3 मुख्य बिंदु याद होने पड़ेंगे। पहला तो इनमें क्लोरोप्लास्ट का विशिष्ट शेप पाया जाता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी शैवाल बताओ, ऐसी शैवाल बताओ जो जिनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग आकार का है, तो अलग अलग आकार का क्लोरोप्लास्ट आपको किस में दिखाई देता है? हरित शैवाल में। ठीक है, यह आपको मालूम ही होगा, आपको पता होगा, ये जो कप आकार का क्लोरोप्लास्ट है ये किस में मिलता है? क्लमाइडोमोनास में। सही बात। स्पाइरल आकार का क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है? स्पाइरोगायरा में। सही बात। तो क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग आकार, ठीक है, गर्डल मेखला आकार का किस में मिलता है? ठीक है, यूलोथ्रिक्स में। यह सब आपको मालूम है। तो क्लोरोप्लास्ट का आकार या क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न आकार वाली शैवाल कौन सी होगी? हरित शैवाल। पहला तो विशेष लक्षण। दूसरा विशेष लक्षण, इनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर, ठीक है, इनमें नेक्स्ट विशेष लक्षण जो है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहेंगे? पायरेनोइड्स। जिसे क्या कहेंगे? पायरेनोइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? तो पायरेनोइड्स क्या है भाई? याद रखना, पायरेनोइड्स जो हैं वो प्रोटीन और स्टार्च का संकुल है। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर यदि पायरेनोइड्स हैं, तो पायरेनोइड्स किसका विशेष लक्षण है बच्चों? हरित शैवाल का विशेष लक्षण है। और पायरेनोइड्स किससे बने हुए हैं बच्चों? प्रोटीन और स्टार्च। प्रोटीन याद रखना हमेशा कहां पर मिलेगा? केंद्र में। और स्टार्च कहां पर मिलेगा? परिधि में। ठीक है, तो विशेष संचित संरचनाएं या स्टोरेज संरचनाएं कौन सी होती हैं? पायरेनोइड्स। इसमें एक प्रोटीन का केंद्र होता है और परिधि किसकी बनी होती है? स्टार्च की। और क्लोरोप्लास्ट के भीतर यदि पायरेनोइड्स हैं तो वो किसका लक्षण हो गया? हरित शैवाल का। तो हरित शैवाल के 2 विशेष लक्षण, एक तो क्लोरोप्लास्ट के आकार अलग अलग प्रकार के, और क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या मिलेंगे? पायरेनोइड्स। सही बात। अब सारा खेल देखो, क्लासिफिकेशन वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, बैक्टीरिया, कोई भी वर्गीकरण हो, उसका सारा खेल जो है वो उदाहरण पर है। जब तक आप उदाहरण याद नहीं रखोगे कोई लक्षण काम नहीं करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि पायरेनोइड्स किस में पाए जाते हैं, पायरेनोइड्स किस में पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या भूरी शैवाल, लाल शैवाल तो लिखेगा नहीं। वो तो क्या लिखेगा? क्लोरेला, फ्यूकस, यूलोथ्रिक्स। तो आपको उदाहरण जब तक पता नहीं होंगे क्लासिफिकेशन के प्रश्न हल नहीं होते।
ठीक है, तो अब क्या ध्यान में रखना है, उदाहरण। अब देखो भाई, इसमें उदाहरण के साथ साथ और भी क्या चीजें आ जाती हैं। मैंने ले लिया ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल के उदाहरण। अब कई उदाहरण हैं हरित शैवाल के भाई, कौन कौन से हैं। हरित शैवाल में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास। याद रखना, फिर बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास को मैंने लिखा हरित शैवाल में है ये हरित शैवाल में, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इन दोनों को स्थान कहां दिया गया है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये याद रखना, स्थान कहां दिया गया है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब एक चीज है, अगर आपने इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखा हुआ है बिल्कुल कि भाई चाचा की एसयूवी कार, भूरी शैवाल का उदाहरण, मैं फिर बता रहा हूं, समझ लेना, जो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक से ही सारे सवाल आप कर लेते नीट में तो चीजें बहुत आसान हो जाती। ठीक है ना, अगर अगर आपको हर उदाहरण के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ रही है तो आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। फिर यह भी याद रखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट ट्रिक जो है, वो शॉर्ट ट्रिक किसके लिए लगानी है। इतना सारी चीजों की मेहनत के बजाय सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को रोज पढ़ो। अगर आप क्लासिफिकेशन रोज पढ़ रहे हो, रोज उदाहरण को एक बार या दिन में 10 बार पढ़ रहे हो तो बहुत है। शॉर्ट ट्रिक मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो एग्जाम में काम नहीं आती, वो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कॉज करती है। ध्यान रखना ये बात जो मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, कहने के लिए तो ठीक है, आप ग्रीन एल्गी की याद रख लोगे, ब्राउन की, आप सोचो हरित शैवाल की आप शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, भूरी शैवाल की शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, लाल शैवाल की शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, जीवाणु में ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, ग्राम नेगेटिव की याद रखोगे, कवक में 4 वर्ग हैं उनकी अलग शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, प्रोटिस्टा जगत में अलग अलग शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, जंतुओं के में सारे अलग अलग शॉर्ट ट्रिक के उदाहरण। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, इससे आप सिर्फ उलझोगे और उलझने में नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की संभावना बढ़ जाती है। तो बेहतर यह है कि क्लासिफिकेशन की उदाहरण अगर याद रखने हैं तो रोज पढ़ो। जितना ज्यादा बार उसको पढ़ोगे वो अपने आप आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। रोज क्लासिफिकेशन के उदाहरण पढ़ लो। सिंपल तरीका बता रहा हूं, यदि सबके साथ प्रॉब्लम होती है ना, हर स्टूडेंट के साथ क्लासिफिकेशन के उदाहरण याद रखने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्लासिफिकेशन के उदाहरण को शॉर्ट ट्रिक से याद रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, उन उदाहरण को डेली या रोज पढ़ो, फ्लो चार्ट बनाओ। मैं एक सवाल कराऊंगा आपको, क्लियर हो जाएंगी चीजें कैसे करनी है। आ जाओ, तो क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और कौन से उदाहरण हैं, एसिटाब्यूलेरिया याद रखना, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, कारा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण हैं जो आपको किसके याद रखने हैं, हरित शैवाल के। अब इसमें से आर्थिक महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व में क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो भाई, क्लोरेला जो है, अगर आपको याद हो, क्लोरेला किसका उदाहरण होता है, एससीपी। ठीक है, एससीपी का मतलब क्या है बच्चों, सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होते हैं, है ना। जब सूक्ष्म जीवों को हम प्रोटीन के स्रोत के रूप में यूज करते हैं तो उसे कहते हैं एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एनसीईआरटी ने, 12वीं के एनसीईआरटी ने 5 उदाहरण एससीपी के दे रखे हैं, पांचों याद रखने हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है क्लोरेला, एक दे रखा है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना किसका उदाहरण है, नील हरित शैवाल का। तो एक उदाहरण तो हो गया क्लोरेला, दूसरा उदाहरण हो गया स्पाइरुलिना। 2 जीवाणु हैं, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस और मशरूम।
मशरूम भी सिंगल सेल प्रोटीन एनसीईआरटी ने दे रखा है, और एनसीईआरटी पुस्तक में दे रखा है, इसलिए याद रखना है। तो ये 5 किसके उदाहरण याद रखने हैं? सिंगल सेल प्रोटीन के। ठीक है, सिंगल सेल। दूसरा, क्लोरेला को स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी यूज करते हैं ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। तो क्लोरेला को और किसके रूप में यूज किया जाता है? ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में भी, और सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल, सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सी है? एसिटाब्यूलेरिया। हैमरलिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एसिटाब्यूलेरिया पर ही प्रयोग किया था और यह दर्शाया था कि केंद्रक के भीतर आनुवांशिक पदार्थ ही कोशिका को नियंत्रित करता है। वो किस पे प्रयोग किए थे? एसिटाब्यूलेरिया पर। कारा याद रखना है, कारा इंपॉर्टेंट है। कारा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। पहला उदाहरण कारा याद रखना है कि यह मोनोइशियस या एक लिंगाश्रयी है। मोनोइशियस कारा एक लिंगाश्रयी का मतलब है एक ही पादप पर या एक ही शैवाल पर नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। तो एक ही पादप पर नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए मोनोइशियस है। और दूसरा, इसकी भित्ति में यह क्वेश्चन आ जाए, किसकी भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे? किसमें? जीवन चक्र में कैल्शियम कार्बोनेट भित्ति में मिलेगा, तो उसका आंसर भी क्या करेंगे? कारा करेंगे। ठीक है भाई। तो इसके अलावा और उदाहरण क्या याद रख सकते हो? स्पाइरोगायरा। ठीक, तो क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, एसिटाब्यूलेरिया, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये हरित शैवाल हैं। डायग्राम एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं? डायग्राम एनसीईआरटी में किसका दे रखा है? क्लमाइडोमोनास का दे रखा है, वॉल्वॉक्स का दे रखा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा का दे रखा है। तो जो भी डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर बिल्कुल चीज। तो अपने पास ये तो किसके उदाहरण अपन ने देख लिए? हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी। अब आ जाओ नेक्स्ट भूरी शैवाल पर। ठीक है, अब लास्ट में सुन लेना। लास्ट में ये क्लियर तभी होगा जब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसी तरह से तैयारी करनी है। सुन लेना। भूरी शैवाल या ब्राउन एल्गी, सामान्य लक्षण हमने देख लिए। क्या क्या देख लिया? कि ये वर्णक कौन से होते हैं, संचित भोजन कौन सा होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कौन सी होती है, फ्लैजिला। मुख्य रूप से ये किस में मिलेंगे? लवणीय जल में। मुख्य रूप से आपको याद रखना है, मुख्य रूप से ये किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल में। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या करो? इसका लक्षण क्या करोगे? भूरी शैवाल के विशिष्ट लक्षण में क्या ध्यान में रखना है? आ जाओ। विशिष्ट लक्षण में भूरी शैवाल में सबसे पहले साइज। इसका मतलब यदि आपसे क्वेश्चन आए एसिटोकार्पस और फ्यूकस का जीवन चक्र, शिवम जी जब मैं जीवन चक्र सभी पादप जगत का पढ़ाऊंगा तभी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक बताऊंगा, अभी बीच में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो, किसकी बात हो रही है? भूरी शैवाल के विशिष्ट लक्षण की। तो अगर सवाल आता है, ठीक है, अगर सवाल आता है कि ऐसी शैवाल बताओ जिसकी साइज में सर्वाधिक विषमता देखी जाती है, जिनके आकार में अधिक विषमता देखी जाती है, तो आंसर क्या करोगे? भूरी शैवाल। ऐसी शैवाल जिसके आकार में सर्वाधिक विषमता देखी जाती है, क्योंकि इसका सबसे सरलतम रूप क्या होता है? एक्टोकार्पस। और इनके बड़े तंतुमय रूप कौन से होते हैं? कैल्प्स, है ना। अधिक आकार कैसे? जो सरलतम संरचना है, सरलतम संरचना तो आपको किस में मिलती है भाई? एक्टोकार्पस। और बहुत बड़े तंतुमय संरचना वो किस में मिलती है? कैल्प्स। कैल्प्स या जिसे हम क्या कहते हैं? लैमिनेरिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी वो शैवाल है, कौन सी ऐसी शैवाल है जिसके आकार में सर्वाधिक विषमता देखी जाती है,
तो आप आंसर क्या करोगे? भूरी शैवाल। इसमें सरलतम एक्टोकार्पस से लेकर जिनकी लंबाई 100 मीटर तक जाती है ना, 100 मीटर तक किसकी लंबाई जाती है? कैल्प्स या लैमिनेरिया की। तो आंसर क्या करोगे? भूरी शैवाल। सही बात पहला। दूसरा क्या याद रखना है भाई? दूसरा लक्षण याद रखना है कि इनकी जो मुख्य काय है, ठीक है, मुख्य काय जो होती है वो पत्ती रूपी फ्रॉन्स, तने रूपी स्टाइप और जड़ रूपी होल्ड फास्ट में विभेदित होती है। आपसे पूछ ले कौन सी ऐसी शैवाल है जिसकी मुख्य काय, है ना, कौन सी ऐसी शैवाल है जिसकी मुख्य काय पत्ती रूपी फ्रॉन्स, तने रूपी स्टाइप और जड़ रूपी होल्ड फास्ट में विभेदित होगी? तो आंसर भी क्या जाएगा? भूरी शैवाल। सुन लेना, वापस बता रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट का आकार आए, क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड्स आए तो वो हरित शैवाल का विशिष्ट लक्षण है। दूसरा, अगर साइज में विषमता आकार पूछ लिया जाए या मुख्य काय जो है वो फ्रॉन्स, तने और होल्ड फास्ट में विभेदित है, तो ये किसका लक्षण है? भूरी शैवाल का लक्षण होगा। किसका होगा भाई? भूरी शैवाल का लक्षण होगा। सही बात। अब उदाहरण देखो, एक मिनट। सारा खेल ही क्या है हमारे पास? उदाहरण पे। तो अगर मैं भूरी शैवाल के उदाहरण देखूं तो क्या क्या याद रखोगे भाई? आप एक एक करके देखो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा लैमिनेरिया, या जिसे आप कह सकते हो कैल्प्स, सार्गसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ये प्रमुख आपके पास क्या हो गए? भूरी शैवाल। क्या क्या याद रखोगे? इंपॉर्टेंट सुनो। पहला, लैमिनेरिया या कैल्प्स, पहला लक्षण याद रखोगे, इससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। तो कौन सी शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इससे पोटेशियम भी होता है, आयरन भी होता है, लेकिन प्रमुख याद रखना, प्रमुख आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया या कैल्प्स से। सही बात। उसके बाद ये दोनों, ठीक है, किसकी बात हो रही है? लैमिनेरिया और सार्गेसम। ये दोनों कैसे शैवाल हैं? एडिबल। ये कैसे होते हैं? खाने योग्य। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सुन लो, क्या होगा? ऐसे लवणीय शैवाल जो खाने योग्य होते हैं। तो लवणीय भूरी शैवाल जो खाने योग्य होती हैं वो कौन सी हैं? लैमिनेरिया और सार्गेसम। फ्यूकस के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या होती है? द्विगुणित। सभी शैवाल क्या हैं? अगुणित, लेकिन द्विगुणित शैवाल कौन सी होगी? फ्यूकस होगी, ठीक है। और बिल्कुल सही, भूरी शैवाल में अपन ने देखा था, भूरी शैवाल के भित्ति में क्या मिलता है? एल्गिन या एल्गिनिक अम्ल। एल्गिनिक अम्ल एक अम्लीय पॉलीसैकेराइड है जो भूरी शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। सही बात। तो क्या क्या याद रखना है? देख लो भाई, कैल्प्स को क्या कहते हैं? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया और सार्गेसम, ये दोनों जो हैं वो किसके रूप में काम करते हैं? एडिबल या खाने योग्य शैवाल हैं। उसके साथ साथ आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। और फ्यूकस एकमात्र ऐसी भूरी शैवाल है जो द्विगुणित या डिप्लॉइड है, ठीक है। डायग्राम किस किस के हैं? डिक्टियोटा का है, फ्यूकस का है। एनसीईआरटी में डायग्राम किसका दे रखा है भाई? डिक्टियोटा का दे रखा है, फ्यूकस का दे रखा है, लैमिनेरिया का, ठीक है। अब तीसरा, इधर ध्यान देंगे, तीसरा हमारे पास अब क्या आ जाता है? लाल शैवाल या रेड एल्गी, ठीक है। लाल शैवाल के भी सामान्य लक्षण अपन ने देख ही लिए थे। इनमें भित्ति किससे बनी हुई है? संचित भोजन कौन सा है? वर्णक कौन से हैं? फ्लैज। ये सब लक्षण क्या क्या पहचानोगे कैसे?
पहली चीज, रेड एल्गी जो हैं वो समुद्र की सतह पर और गहराई दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, लाल शैवाल जो है वो सतह और गहराई दोनों में, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, सतह और समुद्र की गहराई दोनों में मिलेंगे। एक फिनोमिनन या प्रभाव दर्शाते हैं जिसे क्या कहते हैं, गॉडीकॉव्स इफेक्ट। लाल शैवाल कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं बच्चों, गॉडीकॉव इफेक्ट। गॉडीकॉव इफेक्ट का मतलब जब ये समुद्र की सतह पर होते हैं तो ये नीले रंग के दिखाई देते हैं, है ना। जब ये समुद्र की सतह पर होंगे तो ये नीले रंग के दिखाई देंगे, और जैसे जैसे ये गहराई में जाते जाएंगे, जैसे जैसे ये गहराई में जाते जाएंगे ये लाल रंग के होते जाते हैं। तो सतह पर ये नीले रंग के प्रतीत होते हैं और गहराई में लाल रंग के होते जाते हैं। इस लक्षण को ही क्या कहते हैं, गॉडीकॉव्स प्रभाव। इसे ही क्या कहेंगे, गॉडीकॉव्स प्रभाव। और ये गॉडीकॉव का प्रभाव लाल शैवाल के साथ साथ नील हरित शैवाल भी दर्शाएगी। तो गॉडीकॉव प्रभाव कौन दर्शाता है भाई, लाल शैवाल तो है ही, लाल शैवाल के साथ साथ नील हरित शैवाल भी दर्शाएगी। तीसरा लक्षण याद रखना है इसमें, सभी के सभी, अगर कोई भी सवाल आता है, वो आता है अगतिशील युग्मक पर या अगतिशील बीजाणु पर, तो मैंने आपको बताया वो आंसर क्या होगा, रेड एल्गी। वो क्या होगा, रेड एल्गी ही होगा। फिर फाइनली उदाहरण क्या ध्यान में रखने हैं भाई इनके, उदाहरण में आप पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस, जिसे हम आयरिश मॉस भी कहते हैं, ये प्रमुख उदाहरण याद रखने हैं। क्या क्या लक्षण ध्यान में रखोगे, इधर देख लो भाई। पोरफायरा जो है अगेन वो कैसी है, खाने योग्य या एडिबल। तो 3 शैवाल हैं, ठीक है, 3 शैवाल हैं जो आपको याद रखना है, खाने योग्य हैं। कौन कौन सी, 2 तो भूरी शैवाल थी, लैमिनेरिया और सैरगैसम, और एक लाल शैवाल है पोरफायरा। ये तीनों लवणीय जल की शैवाल हैं, तीनों लवणीय जल की शैवाल हैं। एक लाल है, 2 भूरी है, ये तीनों खाने योग्य हैं। फिर है पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, बहुत बार पढ़ चुके हैं। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है, अगार अगार। क्या प्राप्त होता है, अगार अगार। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में इसका प्रयोग होता है, और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में इसका प्रयोग होता है माध्यम को ठोस बनाने में। दूसरा, आइसक्रीम्स और जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अगार अगार का प्रयोग किया जाता है। कॉन्ड्रस या आयरिश मॉस है, इससे भी क्या प्राप्त होता है, इससे भी अगार अगार के समान पदार्थ, है ना, अगार अगार के समान पदार्थ ही प्राप्त होते हैं, कैरागीन। और ये कैरागीन भी आइसक्रीम और जेलीज को ठोस बनाने में काम करता है। किसमें काम करेगा, ठोस बनाने में आइसक्रीम और जेलीज को। तो कैरागीन और अगार अगार का काम लगभग एक जैसा होता है, और ये किससे प्राप्त होते हैं, लाल शैवाल से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब सुन लो, ये लक्षण तो अपन ने देख लिए, उदाहरण अपन ने देख लिए, लेकिन तैयारी याद रखना। तैयारी हमेशा क्लासिफिकेशन की कैसे करोगे, सुनो एक बार। देखो, कोई भी क्वेश्चन जब आप खुद तैयारी करो, मैं एक सिस्टम बता रहा हूं तैयारी करने का। कोई भी क्लासिफिकेशन का चैप्टर कैसे तैयार करोगे, एक बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने के बाद आप क्या करो, यहां पर सुनो, मैंने लिखा अब फ्यूकस, डिक्टियोटा, जेलिडियम,
यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, कारा, क्लोरेला, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, पोरफायरा। ठीक है, याद रखना जब भी क्वेश्चंस या खुद आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन को ऐसे तरीके से पढ़ना। देखो ये तो मैंने सिर्फ शैवाल के लिए किया है। पादप जगत में शैवाल है, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, फिर टेरिडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं। मतलब अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं एल्गी से, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म। तो ये बॉक्स और बड़ा होता जाएगा, इसमें और ज्यादा उदाहरण आते जाएंगे। तो अभी शैवाल के लिए मैंने इस तरह से, अब खुद ही सवाल बनाओ। जैसे मैं सवाल बनाता हूं, इधर देखो, पहला सवाल बनाता हूं, मुझे आपको बताना है किसमें से कितने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने कितने उदाहरण लिखे हैं यहां पर? 12। अब जिसने भी नीट अटेम्प्ट किया है, नीट के पेपर देखें, तो सवाल कैसे आता है? सवाल आपको दे देंगे, इनमें से संख्या बताओ, इनमें से उन शैवाल की संख्या बताओ जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिलेगा। ठीक है, अब संख्या बतानी है। तो डिक्टियोटा 2 बार आ गया क्या? चलो एक बार हटा देते हैं। ठीक है भाई, मैंने डिक्टियोटा हटा दिया। तो ये उदाहरण भी 11 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अब आपसे क्या पूछ लिया भाई? सुन लो, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, शैवालों की संख्या बताओ, वो संख्या जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। अब संख्या है तो फ्लोरिडियन स्टार्च हमको मालूम है किसमें होगा? लाल शैवाल में। ठीक है बेटा, डिक्टियोटा भूरी शैवाल का उदाहरण है, बता चुका हूं अपूर्व। तो अब फ्लोरिडियन स्टार्च में क्या ढूंढोगे? लाल शैवाल। लाल शैवाल कितनी है भाई? कौन सी है? 1 2 और 3 और 4। तो आंसर क्या करोगे भाई? 4, है ना? कितनी शैवाल हैं जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है? तो आंसर क्या करोगे? 4। चलो फिर मुझे बताओ, इसमें से कौन सी शैवाल है या किन किन शैवालों में आपको पायरेनोइड्स मिलेगा? बताओ तो संख्या, कौन कौन सी शैवाल है जिसमें आपको पायरेनोइड्स मिलेंगे? संख्या बतानी है। कितनी शैवाल है जिसमें पायरेनोइड्स उपस्थित हैं? पायरेनोइड्स की संख्या बताओ। पायरेनोइड्स मतलब हरित शैवाल। हरित शैवाल कौन कौन सी हो गई भाई? देखें, 1 2, तो कितनी हो गई भाई हरित शैवाल? 2, और ये 3, और ये 4। तो इसका उत्तर भी क्या हो गया भाई? 4। पायरेनोइड्स किसमें होंगे? हरित शैवाल। हरित शैवाल ये रही, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा और क्लोरेला। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज का टाइम हो गया समाप्त। कल फिर अगर अपन ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।